आज अम्मा बेहद खुश थी क्योंकि घर में इनके उम्रे पे जाने की तैयारियां शुरू की हुई थी। अम्मा का एक दरीना ख्वाब था जो पूरा होने जा रहा था। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, अम्मा के तो जैसे पाँव ही जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अम्मा की खुशी देखकर मैं खुश तो थी, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं डर भी रही थी, न जाने क्या बात थी। दिल में एक अजीब सा वहम बैठ गया था और यूं लग रहा था जैसे अम्मा का अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन मैं फिर भी अल्लाह से तौबा इस्तगफार करती और ये दुआ करती कि मेरे दिल का ये वहम कभी सच साबित ना हो। अम्मा कभी इस तरह किसी अंजाम से दो चार ना हो जो मेरे और अम्मा के लिए तकलीफदा साबित हो। इसीलिए मैं चुपचाप अम्मा की तैयारियों में इनकी मदद करवा रही थी। उम्रे पे जाना अम्मा का एक ऐसा ख्वाब था जिसके लिए वो इस हद तक चली गई थी कि मैं सोच भी नहीं सकती। और अब जबकि वो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी थी और अगले दिन इनकी रवानगी थी, तो आज बहुत सारे रिश्तेदार इन्हें मिलने घर पर आए हुए थे। और अब हवाओं में उड़ते हुए इनकी खातिर तवाज़ुन में मसरूफ थी। मैं भी तमाम रिश्तेदारों को दिली तौर पे खुशदिली से मिल रही थी और इनकी खातिर तवाज़ा के लिए मुख्तलिफ अशिया इनके सामने रख रही थी। तभी अचानक अम्मा की बहन यानी मेरी खाला ने कहा, अरे जकिया, तुम उम्रे पे जा रही हो, कितनी खुशकिस्मत हो। मेरे लिए दुआ जरूर करना, अल्लाह मुझे सेहत दे। तुम तो जानती हो इतने बरस हो गए मुझे घंटिया के मर्ज से लड़ते हुए। जाने कब तक मैं इसी तरह के मर्द की अज़ियत से दो चार रहूंगी। तुम वहां अल्लाह की हजूर मेरी अर्जी पेश करना और इनसे कहना कि मुझे इस मर्ज से निजात दिला दे। मैं थक चुकी हूँ। खाला ने अपनी आंखों में आंसू भर लिए तो अम्मा भी बहन की तकलीफ और दुख को सम महसूस करके रंजीदा हो गई और बेख्तियार खाला का हाथ थाम के कहने लगे, अरे सफिया, तुम फिक्र मत करो, मैं जरूर तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। मुझे मालूम है तुमने कितनी अजियत से ये सारा वक्त गुजारा है। मैं जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह जरूर मेरी दुआ कबूल करेगा और तुम्हें मुकम्मल सेहत नसीब होगी। अम्मा ने खाला को तसल्ली दी और मैं अम्मा की तरफ देखती रह गई। आहिस्ता आहिस्ता करके रिश्तेदार मिलकर जाने लगे। शाम हो चुकी थी और अगले दिन सुबह सवेरे अम्मा की रवानगी थी। अम्मा खाना वगैरह खा के लेट गई। वो मुझसे कहने लगी कि तुम किचन समेट कर सोने की कोशिश करो, तुम्हारा भाई भी आने वाला होगा, इसे गरम गरम खाना जरूर दे देना। अम्मा ने मुझे ताकीद करते हुए अपने कमरे का रुख किया तो मैंने भी सर हिला दिया और बुर्ज खाने में चली गई। अभी तो वैसे 8 ही बजे थे। भाई ज्यादातर 9 बजे तक आते थे। मैंने इतनी देर में किचन समेट लिया, लेकिन अभी मैं किचन में ही थी कि अचानक एक जोरदार चीख ने मेरे पैरों तले से जमीन निकाल दी। मैं बेहद घबरा गई और मेरे हाथ से शीशे का बोल गिरकर टूट पड़ा और एक छनाके की आवाज दूर तक फैलती चली गई। मैंने बेख्तियार अपना दिल पर हाथ रख लिया। यूं लग रहा था जैसे कुछ हो गया है, जैसे कोई अनहोनी का खौफ जो मेरे दिल में बैठा हुआ था, अब वो अनहोनी सच हो गई। और इसी बात ने मेरे उसान खता कर दिए। मेरा नाम मरियम है, मेरा तल्लक एक मिडिल क्लास फैमिली से है। हम तीन ही बहन भाई हैं। दोनों भाई मुझसे बड़े हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे अब्बा का इंतकाल कुछ अरसा पहले हो गया था, तभी बड़े भाई ने जिम्मेदारी उठाते हुए अपनी तालीम को खैरबाद कह दिया और छोटी मोटी नौकरी करके घर का खर्च चलाने लगे। अब्बा भी एक मामूली नौकरी करते थे, लेकिन ये था कि इनकी कमाई से घर का खर्च बासानी हो जाता था। लेकिन इनके जाने के बाद हालात काफी मुश्किल हो गए थे और अब्बाई की कमाई से खर्च पूरा करना बेहद मुश्किल हो रहा था। अम्मा की इद्दत पूरी होते ही भाई ने अम्मा के सर पर नया बम फोड़ दिया। अम्मा, यहाँ पर हालात बहुत मुश्किल है, मैं जितनी भी मेहनत करता हूँ वह मुश्किल ही चंद रुपए कमा पाता हूँ। इसलिए मैंने सोचा है मैं बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाऊं। यही सोचकर मैंने अपने एक दोस्त से बात की और इसने अब मुझे दुबई का वीजा लगवा दिया है। मैं दुबई जा रहा हूँ। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा और वहां पर मेरा काम बन जाए। माँ जानती थी कि वाकई हालात मुश्किल हैं और भाई के लिए ये सब करना दुश्वार होता जा रहा है। इसीलिए अम्मा ने अपनी दुआओं तले भाई को रुखसत किया। मुझसे बड़ा भाई वो अभी तालीम हासिल कर रहा था, जबकि मैं इस वक्त मैट्रिक में थी और मेरे भी पेपर होने वाले थे। भाई के जाने के बाद घर में एक उदासी तो फैल गई थी, लेकिन फिर भी हमें अपना वक्त तो गुजारना ही था। आहिस्ता आहिस्ता करके हम भाई की गैर मौजूदगी के आदी होते गए। भाई की वहां पर एक अच्छी जगह पर नौकरी लग गई थी और अब हर महीने वो एक माकूल रकम भेज देता था, जिससे घर के हालात बेहतर होते जा रहे थे। अम्मा भी आजकल खुश दिखाई देती थी। तभी भाई को गए हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका था। इस दौरान मैंने भी इंटर कर लिया और मुझसे बड़ा भाई आजकल नौकरी की तलाश में था, क्योंकि इसकी भी तालीम मुकम्मल हो गई और वो भी एक मुनासिब नौकरी की तलाश में था। तभी अम्मा के दिल में ख्याल आया कि भाई की शादी कर दी जाए। अब वैसे भी भाई ने 2 साल के बाद छुट्टी पे आना था और इसी दौरान अम्मा ने भाई के लिए एक मुनासिब सा रिश्ता देख लिया और भाई की मंगनी कर दी।
इस बात से भाई खुश था क्योंकि वो भी अब अपना घर बसाना चाहता था। इसीलिए जैसे ही भाई दुबई से वापस आया, तो अम्मा ने चंद दिनों के बाद ही इसकी शादी की तारीख रख दी। और यूं घर में शादी के हंगामे जाग उठे। मैं बेहद खुश और पुरजोश थी क्योंकि ये हमारे घर की पहली शादी थी और मुझे जी भरकर अपने अरमान पूरे करने का मौका मिल रहा था। भाई की शादी में मैंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भाभी रुखसत होकर हमारे घर आ गई। बिस्मा भाभी बेहद खूबसूरत थी और चंद ही दिनों में इसने हमारे घर में अपनी एक खास जगह बना ली। तो भाभी की दीवानी थी क्योंकि मुझे भाभी की शक्ल में एक बड़ी बहन मिल गई। भाभी भी मेरा बेहद ख्याल रखती और मोहब्बत से पेश आती। भाई इन दिनों बेहद खुश दिखाई देते और इनकी सेहत भी पहले से काफी अच्छी थी और दोनों आपस में बेहद खुश नजर आते थे। और अक्सर दोनों बार आउटिंग के लिए जाते या फिर यूं ही घूमने फिरने निकल जाते। अम्मा ने भाई की शादी तो करवा दी थी लेकिन इन्हें भाई का यूं भाभी के ऊपर इतना फ़िफ़्ता हो जाना पसंद नहीं था। वो अक्सर इनके पीछे अपने दिल की भड़ास निकालती रहती थी और कहती कि अरे मरियम, मैंने तो सोचा था तेरे भाई का घर बसाऊंगी तो सारी जिंदगी मेरा एहसानमंद रहेगा और हमेशा शहादतमंदी के साथ वक्त गुजारेगा, लेकिन बीवी के आते ही इससे तो सब कुछ भूल गया। कैसे वो हम सब से आंखें फेर चुका है, हमेशा अपनी बीवी के आगे पीछे फिरता है। जबकि मैं अम्मा की ये बातें सुनकर बेहद हैरानी से इन्हें देखती क्योंकि अम्मा काफी ज्यादा गलत बातें कर रही थी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो तो सारा दिन कमरे में जाता ही नहीं था। हमारे साथ बैठा गपशप करता रहता या फिर भाभी के साथ हंसी मजाक में मशगूल रहता। इस तरह की बातें करके मुझे परेशान कर रही थी। तभी मैंने अम्मा से कहा, अम्मा भाई में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। ये इनके नए रिश्ते का तकाजा है कि वो भाभी को भी वक्त दे और इन्हें भी अहमियत दे। बाकी भाई पहले जैसे ही हैं, आप इनकी तरफ से गलत गुमान मत पालें। लेकिन अम्मा ने मेरी बात को चुटकियों में उड़ा दिया और कहने लगी, अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कौन कैसा है। मैंने दुनिया देखी हुई है, मुझे अच्छी तरह मालूम है कौन किस वक्त कैसा है। तुम कल की लड़की मुझे नए सबक ना सिखाओ। अम्मा ने मुझे बुरी तरह झाड़ दिया तो मैं चुप करके गई। लेकिन मैं देख रही थी कि अम्मा का रवैया भाभी की तरफ अजीब सा हो गया। अब वो पहले की तरह भाभी को ना तो खुश दिली से जवाब देती और ना ही इनके सदके वारी जाती। भाई तो चला गया और घर में एक बार एक गहरी उदासी उतराई थी क्योंकि शादी के हंगामों के बाद भाई और भाभी के हंसी मजाक इस घर में गूंजते थे और अब एकदम से खामोशी उतर आई और यूं लग रहा था जैसे इस घर में कोई रहता ही नहीं। भाभी भी कुछ दिनों के लिए मेके चली गई क्योंकि जब भाई यहाँ थे तो वो रहने के लिए एक बार भी नहीं गई थी। उनका यही कहना था कि जब जफर चले जाएंगे तो मैं मैके चली जाऊंगी। और भाई इनकी इस बात से बेइंतहा खुश हुए थे कि भाभी इनका इतना ख्याल कर रही है। आजकल भाभी भी घर में नहीं थी और मैं और अम्मा अपने अपने कामों में मसरूफ रहते या चुपचाप सर लपेट कर लेट जाते। लेकिन मुझे इन दिनों बहुत ज्यादा वहशत होती और इन्हें उदासी भरे दिनों में एक खुशखबरी ने हमारे दिल में फूल खिला दिए। जब हमें पता चला कि भाभी उम्मीद से है तो मैं और अम्मा बेहद खुश हुए थे। अम्मा इसी वक्त मुझे लेकर मिठाई का डब्बा मंगवाकर तैयार होकर मेरे साथ भाभी के मेके चली आई क्योंकि अभी भाभी मेके में ही थी। और वहीं से उन्होंने फोन करके हमें ये खबर दी थी। मैं तो जाते ही भाभी के साथ लग गई और भाभी मुझसे शर्माई जा रही थी। अरे भाभी, आप सोच नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं तो अभी से सोच रही हूँ कि एक नन्हा मुन्ना सा वजूद हमारे साथ खेलेगा, हमारे घर में इसकी गलकारियां गूंजेंगी। ये तस्वर ही मुझे बेहद नहाल किए दे रहा था। मैंने भाभी से कहा तो वो शर्मा के सर झुका गई और कहने लगी, मरियम तुम नहीं जानती मैं भी कितनी खुश हूँ। जफर के जाने के बाद बेहद उदासी ने मेरे दिल को अपने घेरे में ले लिया था और अब जब से ये खबर मिली है बेइंतहा खुश हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीने को एक नई उम्मीद मिल गई है। अभी ने कुछ धीरे से कहा तो मैं मुस्कुरा दी। आज तो अम्मा भी बेहद खुश दिखाई दे रही थी और भाभी के सदके वारी जा रही थी। सबका मुंह मीठा करवाने के बाद हम भाभी को घर ले आए क्योंकि अम्मा का कहना था मैं अपनी बहू का खुद ख्याल रखूंगी और इसे अपने घर में ही अपने पास रखूंगी ताकि मेरी नजरों के सामने रहे। अम्मा की इतनी मोहब्बत पर भी भाभी के मेके वालों वाले भी बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। मैं भी इस बात से खुश थी कि भाभी घर आ चुकी हैं क्योंकि इनके जाने के बाद मुझे बहुत उदासी थी और अब इनके आने के बाद घर में एक चहल पहल सी महसूस हो रही थी। भाई तक भी ये खबर पहुंच चुकी थी और वो भी बेइंतहा खुश थे। अम्मा ने भाई को मुबारकबाद दी तो भाई भी आंखों में आंसू भर लाए और कहने लगी, अम्मा ये सब आपकी दुआओं और मोहब्बत का नतीजा है। आपकी वजह से ही ये खुशियां देखने को मिली हैं। आप बिस्मा का ख्याल रखिए और अपना भी। भाई ने अम्मा से कहा तो अम्मा ने सर हिला दिया। भाई अब रोज फोन करते और घंटों बातें करते। अब जैसे भी इनके पास वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था, लेकिन इनकी मजबूरी थी कि वो अभी नहीं आ सकते थे। भाभी की तबीयत इन दिनों में खराब थी क्योंकि शुरू के दिन थे और इन्हें उल्टियां और चक्कर बहुत ज्यादा आ रहे थे। इसी वजह से वो नढाल से अपने कमरे में पड़ी रहती। ऐसे में मैं इनका ख्याल रखती।
खाने पीने को दे देती और इन्हें बार बार जाकर पूछती, भाभी मेरी मशहूर ही रहती। जबकि अम्मा मुझे एक दिन डांटने लगी और कहने लगी, अरे इस हालत में ये सब कुछ होना मामूली बात है, तुम क्यों इसकी मुलाजमा बनकर रह गई हो? इसे अपने काम की आदत डालो। अगर तुम इसके काम करती रहोगी, हर वक्त इसका ख्याल रखोगी, तो फिर वो और ज्यादा सुस्त हो जाएगी और अपनी तबीयत के बहाने बनाती रहेगी। यही बेहतर है तुम इसके इर्द गिर्द ज्यादा मंडलाया मत करो। अम्मा ने मुझे डांट दिया। मैंने कहा, अम्मा अब ऐसी भी बात नहीं, भाभी भी हद हिम्मत करती है और इनकी हिम्मत ही है अब तक अकेले इस सूरत हाल से गुजर रही हैं। ऐसे वक्त में इन्हें भाई का साथ चाहिए, लेकिन वो फिर भी हिम्मत के साथ अपना वक्त गुजार रही हैं। आप गलत गुमान मत पालें। लेकिन अम्मा ने मुझे सख्ती से डपट कर कहने लगी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ क्या सही और क्या गलत। तुम भी एक बात समझ लो, मैंने आइंदा तुम्हें बिस्मा के आगे पीछे यूं मंडलाते देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अम्मा ने मुझे सख्ती से मना कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अम्मा से चोरी चोरी भाभी की खैर खबर लेने के लिए इनके कमरे में चली जाती। खुदा खुदा करके शुरू के 3 महीने गुजरे तो भाभी अब कुछ बेहतर हो गई थी। अब वो कोशिश करती कि घर के कामों में मेरी मदद करवा दे। भाभी अक्सर मेरे साथ सब्जी बनवा देती, कभी यूं ही रोटियां बना के रख देती, कभी चाय बना देती, बर्तन पड़े होते तो धो देती। इतने में ही भाभी की मशहूर होती, क्योंकि वो मेरा एहसास करके मेरे साथ काम में मदद करवाती और मैं इस बात के लिए इनका शुक्रिया अदा करती। यूं तो पहले 3 महीने अम्मी ने भाभी को किसी डॉक्टर के पास जाने नहीं दिया। इनका यही कहना था कि शुरू के 3 महीने नाजुक होते हैं, इसीलिए पहले पहले एहतियात जरूरी है, बाद में डॉक्टर को चेक करवा लेंगे, अभी घर पर ही रहो। और भाभी ने अम्मा की बात मान ली और चुपचाप वहां से उठ गई। लेकिन मैं अम्मा की इस बात के खिलाफ थी, ताहम अम्मा की सख्ती और इनकी ढिठाईपन की वजह से कुछ नहीं कह पाती। जैसे ही 3 माह गुजरे तो भाभी ने अम्मा से कहा, अम्मा मुझे डॉक्टर को चेक करवाना है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती, सर चकराते हैं और कमजोरी बेहद महसूस हो रही है। जबकि अम्मा ने इनकी बात सुनकर कहा, ठीक है बहू, तुम्हें 1-2 दिन तक ले जाऊंगी। अम्मा ने लापरवाही से जवाब दिया, लेकिन वो 1-2 दिन 1-2 हफ्तों तक मुहित हो गए। ना तो अम्मा भाभी को डॉक्टर के पास लेकर गई, ना ही चेकअप करवाया। तभी मैंने अम्मा से कहा, अम्मा भाभी को चेक करवा ले, ये ना हो कि बाद में कोई मसला बने तो भाई भी नाराज होंगे। जबकि अम्मा कहने लगी, अरे मैं कौन सा मना कर रही हूँ, बस वक्त नहीं मिल रहा, मैं ले जाऊंगी इसे, तुम ज्यादा ध्यान ना दिया करो। अम्मा ने मुझे टपट दिया तो मैं भी चुप कर गई थी। फिर एक दिन अम्मा खुद ही भाभी को डॉक्टर के पास ले गई और वहाँ भाभी का मुकम्मल चेकअप हुआ, अल्ट्रासाउंड भी हुआ। डॉक्टर ने कमजोरी का बताया। डॉक्टर का कहना था कि ताकत की दवाइयाँ साथ साथ इस्तेमाल करें और काम करने से इज्तनाब करें। हर महीने चेकअप करवाना जरूरी है। अम्मा ने डॉक्टर की हिदायत दी तो अम्मा ने भी सर हिला दिया। डॉक्टर ने एक पर्चा थमाया, अम्मा ने इसमें से कोई भी दवा नहीं खरीदी और भाभी से कहा, अरे इन दवाओं को खरीदने की कोई जरूरत नहीं, ये सब तो डॉक्टरों के चौंचले हैं। डॉक्टर अपने बिल बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। तुम ऐसा करो, आराम से दूध और फ्रूट खाओ, अपना खूब ख्याल रखो, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अम्मा ने भाई भाभी को दवाई लेने से मना कर दिया। भाभी भी चुप कर गई, क्योंकि अम्मा बड़ी थी, समझदार थी, वो बेहतर तरीके से जानती थी। लेकिन अम्मा नहीं जानती थी कि अब ना तो वो दौड़ रहा, न जिस्म में वैसी ताकत। कुछ दिनों तक भाभी फिर से तबीयत खराब होने लगी। इनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगा। एक दिन भाभी बेहोश हो गई तो इमरजेंसी में ले गए। डॉक्टर अम्मा को बुरी तरह डांट दिया। कहा, अरे बीबी, मैंने आपसे कहा था कि मरीजा का खास ख्याल रखें, इसकी कमजोरी अभी तक खत्म नहीं हुई। मैंने जो दवाइयाँ लिखकर दी थी, क्या आप वो इस्तेमाल कर रही हैं? डॉक्टर ने एकदम पूछा तो अम्मा हड़बड़ाकर झूठी बोल बैठी और कहने लगी, जी हाँ, वो तो इसी दिन लेके दी थी। जबकि डॉक्टर कहने लगी, कमाल है, फिर भी मरीजा इस हालत में बेहतर अभी तक नहीं हुई। 2-3 दिन यहाँ एडमिट रहने दें, इसकी अच्छे से निगहदाश्त होगी, इससे ताकत की बोतलें लगेंगी और फिर इसकी कंडीशन देखकर इसे डिस्चार्ज करेंगे। डॉक्टर ने बड़े मसरूफ से अंदाज में अम्मा से कहा। अम्मा जैसे चुप कर गई। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि भाभी की तबीयत इस हद तक बिगड़ जाएगी। दिली दिल में अम्मा इस बात से डर भी रही थी कि कहीं अगर भाई का कोई नुकसान हो गया तो भाई को क्या जवाब देंगे। लेकिन शुक्र है 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद भाभी घर आ गई और अब की बार अम्मा ने खुद इन्हें दवाइयाँ लाकर दी और बाकायदगी से इन्हें इस्तेमाल करने का भी कहा। भाभी ने भी सर हिला दिया, लेकिन डॉक्टर ने अब मुकम्मल बेड रेस्ट का कहा था, क्योंकि इनका कहना था, जरा सी बेहतियाती की तो खुदा ख्वास्ता हमल जाया भी हो सकता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर अम्मा भी दहल गई थी, क्योंकि जो भी हुआ आखिर जी इनके खानदान का पहला बच्चा था और भाई के खास अम्मा को खास उनसे नीयत भी थी। भाई भी परदेश में बैठा बेहद परेशान हो रहा था, बार बार फोन करता और भाभी की खैरियत ड्राफ्ट करता। जबकि अम्मा को भाई का इस तरह उतावलापन अच्छा नहीं लग रहा और भाई की ये बेचैनी अम्मा के दिल में भाभी के लिए और नफरत पैदा कर रही थी। यही वजह थी कि अम्मा तो अब भाई से बात भी नहीं करती और भाभी से बस
खड़े खड़े हाल अहवाल पूछती। मैं अम्मा की इस बेइत्तेनाई को बखूबी समझ रही थी, लेकिन क्या करती, छोटी थी। अम्मा के आगे मुंह जोरी नहीं कर सकती थी। मैं तो अपने तौर पर जितना समझा सकती थी अम्मा को समझा लिया, लेकिन फिर भी अम्मा बाज नहीं आती। मैं दुआ गो रहती कि अल्लाह खैर खरीद से भाभी को फारग करे और ये बच्चा खैर खरीद से इस दुनिया आए, लेकिन शायद मेरी दुआओं की कबूलियत का वक्त गुजर चुका था। भाभी का 9वां महीना चल रहा था जब एक दिन भाभी का बीपी बेहद शूट कर गया और इमरजेंसी में इन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर ने इनके चेकअप के बाद फौरन ऑपरेशन तजवीज किया। अम्मा तो ऑपरेशन का सुनते ही कहने लगी, अरे बीबी, तुमने कहा था सब कुछ ठीक है, फिर अचानक ऑपरेशन क्यों? जबकि डॉक्टर कहने लगी, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। आपकी मरीजा की हालत ठीक नहीं, बीपी इंतहाई हद तक बढ़ा हुआ है। हम पहले बीपी को कंट्रोल करेंगे, इसके बाद ही ऑपरेशन करेंगे। डॉक्टर ने अम्मा को कहा तो अम्मा कहने लगी, आखिर ऑपरेशन का खर्चा क्या है, कितने पैसे लग जाएंगे? अम्मा ने डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने तकरीबन 1.5 लाख का खर्चा बताया, जिससे सुनकर अम्मा के पैरों तले जमीन निकल गई और कहने लगी, अरे इतना ज्यादा खर्चा हम कैसे करेंगे? जबकि डॉक्टर कहने लगी, आप अच्छी तरह जानती हैं ये प्राइवेट अस्पताल है और यहाँ पर इतना ही खर्चा होता है। वैसे भी आपके मरीज की हालत भी ठीक नहीं, हमें इसे पहले ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और इसके बाद ही इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बड़े मसरूफ अंदाज में कहा और फिर अम्मा की तरफ देखकर बोली, आप ऐसा करें, काउंटर पर पैसे जमा करवा दें और इसकी रसीद लाकर मुझे दे दें, इसके बाद ही आपके मरीज का इलाज शुरू किया जाएगा। जबकि अम्मा सर हिलाते हुए डॉक्टर के कमरे से बाहर आ गई। इस वक्त इनके चेहरे पर शशोपंज के तसरात थे। मैंने परेशानी से अम्मा से पूछा तो अम्मा कहने लगी, अरे डॉक्टर ऑपरेशन का कह रही है, जबकि मैंने सोच लिया कि हमें ऑपरेशन नहीं करवाना। ये डॉक्टर प्राइवेट है और इतना खर्चा बनाने की बात कर रही है, हम जहाँ से किसी और जगह पर चेक करवा लेते हैं कि हमारे मोहल्ले में वो जो मासी सुगरा है वो बड़े अच्छे से नॉर्मल केस को हैंडल कर लेती है। मैं इसी के पास तुम्हारी भाभी को लेके चलती हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी और ऑपरेशन का खर्चा भी बच जाएगा। अम्मा ने अपने आप में सोचते हुए कहा। जब ये कहा तो मैं दहल गई। अम्मा से कहा, अम्मा ऐसा मत करें, भाभी की हालत ठीक नहीं, मेरे ख्याल में हमें ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। लेकिन अम्मा नहीं मानी। हालांकि भाई ने ऑपरेशन के लिए पहले ही पैसे भेज रखे थे, क्योंकि डॉक्टर का कहना था मौके पर कुछ भी सूरत हाल हो सकती है। अब अम्मा वो पैसे बचाने के चक्करों में भाभी का ऑपरेशन नहीं होने दे रही थी। तभी अम्मा ने भाभी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लिया। हालांकि डॉक्टर नहीं मान रही थी, लेकिन अम्मा ने अपनी जिम्मेदारी पर करवा लिया और सीधी मासी सुगरा के पास ले आई। मासी सुगरा ने भाभी का चेकअप करने के बाद यही कहा कि इसकी हालत ठीक नहीं, आप इसे किसी बड़ी अस्पताल ले जाए, मैं ये केस नहीं कर सकती। जबकि अम्मा मासी के साथ उलझ पड़ी और कहने लगी, अरे बड़े अस्पताल वालों से तो तुम्हारे पास लेकर आई हूँ, वो तो ऑपरेशन का कह रही है और लाखों रुपए का खर्चा बन रहा है, मैं कहाँ से दूंगी? मेरा बच्चा कमाने वाला एक है और इतने लाख रुपए में एक ऑपरेशन पर उजाड़ दूं? तुम कुछ करो, आखिर इतना तजर्बा है। लेकिन मासी सुगरा ने साफ साफ हरी झंडी दिखा दी और यही कहा कि नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता। नॉर्मल का तो तुम सोचना भी मत, बल्कि इसे किसी बड़े अस्पताल ले जाओ, वैसे भी खर्चे की फिक्र क्यों कर रही हो? जब बेटा तुम्हारा कमा रहा है तो इसने अपनी बीवी के लिए खर्चा भेजा भी होगा। मासी सुकरा ने अम्मा से कहा तो अम्मा कहने लगी, अरे बेचा है तो क्या हुआ, मैं इसे कैसे इसके पैसे उजाड़ दूं, मैं तो इसका रुपया रुपया बचाऊंगी। मैं अम्मा की तरफ देख कर रह गई। अम्मा समझ नहीं पा रही थी और मैं अच्छी तरह जानती थी कि अम्मा ऐसा क्यों कह रही है। ये आज से 3 दिन पहले की बात है, जब भाई ने अम्मा से फोन पर बात की और इन्हें कहा कि मैं ऑपरेशन के खर्चे के लिए 2 लाख रुपया भेज रहा हूँ, इस्मा का ऑपरेशन करवा दीजिए और खर्चे की फिक्र मत कीजिएगा, अगर और पैसे चाहिए तो मैं और भी भेज दूंगा। जबकि अम्मा कहने लगी, अरे जफर बेटा, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तुझे उम्र पे जाने का कहा था, तूने हामी नहीं भरी थी। अब यकदम इतनी रकम का तूने कैसे बंदोबस्त कर लिया? जबकि भाई कहने लगे, अम्मा मैंने किसी से उधार पकड़ा है और जल्द ही इसे लौटा दूंगा, और रही बात आपके उम्रे की, इसके बाद आप उम्रे की तैयारी करें, फिक्र मत करें। जब भाई की बात सुनकर अम्मा के चेहरे पर एक नफरत अमेज तासर उभर आया। मैं जान गई कि अम्मा को भाई की ये बात पसंद नहीं आई। आखिर बीवी के लिए इतना खर्चा कर रहा है और माँ के लिए उम्रे पर भेजने का कोई खर्चा नहीं। ऐसी बात ने अम्मा के अंदर एक नफरत फैला दी और उन्होंने भाभी का ऑपरेशन करवाने से मना कर दिया। मासी सुगरा ने भी जब अपने हाथ खड़े कर दिए तो अम्मा भाभी को घर ले आई। हालांकि इनकी हालत अच्छी नहीं थी। मैंने अम्मा से कहा कि अभी घर क्यों लाई है, तो वो कहने लगी, अरे अब मैं इसकी डिलीवरी खुद करूंगी। तुम ऐसा करो, एक पतीले में गर्म पानी चूल्हे पे रख दो। अम्मा ने जब ये कहा तो एकदम परेशान हो गई। अम्मा से बोली, अम्मा ऐसा जुल्म मत करें, भाभी को अस्पताल ले जाए, कहीं ये ना हो कि वक्त हाथों से गुजर जाए और पछतावे हमारा मुकद्दर बन जाए। लेकिन अम्मा ने मेरी बात को चुटकियों में उड़ा दिया और कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम डर क्यों रही हो, मैं कर लूंगी, वैसे भी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तुमसे ज्यादा समझ है, लेकिन मुझे भाभी की जर्द होती रंगत और बंद होती आंखें दिखाई दे रही थी।
मैं जितना हो सकता था अम्मा से बहस कर चुकी थी और अम्मा मानने को तैयार ही नहीं थी। रात भाभी दर्द से तड़पते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गई और मेरा भतीजा भी इस दुनिया में आने से पहले ही गुजर चुका था। मेरे लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। भाभी मुझे बेहद प्यारी थी और मैं भाभी से बेहद मोहब्बत करती थी, जबकि अब तो मेरा भतीजा भी इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। अम्मा को वक्ती तौर पर अफसोस तो हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने यही कहा, जो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली। भाई भी फोन पर बेहद रो रहे थे। अभी वो यहाँ नहीं आ सकते थे क्योंकि इन्हें छुट्टी नहीं मिली थी। लेकिन मैं जानती थी कि भाई का दुख बहुत बड़ा है, वो अकेले इस दुख से गुजर रहे हैं। मैं इन्हें अम्मा के सफाकी और बेरहमी के बारे में नहीं बता सकती थी, क्योंकि अगर मैं इन्हें बताती तो शायद वो सारी जिंदगी अम्मा का चेहरा भी ना देखते। इस बात ने मेरे दिल के अंदर बहुत बुरा असर डाला। मैं बेहद परेशान रहने लगी, लेकिन अम्मा ने तो चंद दिनों में ही भाभी की मौत को भुला दिया था। और जब वो उम्रे पर जाने की तैयारी कर रही थी तो मैं अम्मा के अंजाम से खौफजदा रहती, लेकिन अम्मा तो जैसे किसी बात की कोई फिक्र ही नहीं थी। अम्मा खुशी खुशी उम्रे पर जाने की तैयारी कर रही थी। इसलिए में आज उनका आखिरी दिन था। आज रिश्तेदार भी मिलकर जा चुके थे और अम्मा बेहद मुतमिन होकर सोने के लिए लेट चुकी थी। मैं मुर्जी खाने में काम कर रही थी जब अचानक ही एक जोरदार चीख ने मेरे हाथ पैर हिला दिए। मैं उठकर फौरन अम्मा के कमरे की तरफ भागी। देखा तो अम्मा अपने दिल पर हाथ रखे हुए एक तरफ को दूरी होते हुए जा रही थी। इनके मुंह से पानी निकल रहा था और होंठ नीले पड़ चुके थे। इनकी आंखें फैल गई थी। अम्मा की हालत इस वक्त बेहद खराब थी और इन्हें इस हालत में देखकर एकदम मेरे हाथ पैर भी फूले। मैंने इसी वक्त अपने हमसाये में जाकर मदद मांगी और इनकी मदद से अम्मा को अस्पताल की तरफ भागी। अस्पताल में अम्मा की हालत को देखते हुए इन्हें फौरी तौर पर दाखिल कर लिया गया था। अम्मा को हार्ट अटैक आया था और इनकी हालत बेहद खराब थी। डॉक्टर ने अगले 24 घंटे बेहद अहम बताए थे। अम्मा को आईसीयू में एडमिट कर लिया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हमारे घर को किसकी नजर लगी? पहले भाभी इस दुनिया से रुखसत हो गई, अब अम्मा अस्पताल में दाखिल है। लेकिन मैं ये जानती थी कि ऐसा भी कुछ होगा, क्योंकि अम्मा ने जो कुछ भाभी के साथ किया, इसके बाद अम्मा के साथ किसी खैर की तवक्को कैसे की जा सकती थी। आज अम्मा ने उम्रे पे जाना था। इस वक्त अम्मा अस्पताल में बिस्तर पर जिंदगी और मौत की कश्मकश से दूचार थी। इनको समझ नहीं आ रही थी कि अगले 24 घंटों में क्या होगा। मैं रो रो कर नढाल हो चुकी। तभी मेरे कंधे पर किसी ने बड़ा मेहरबान सा हाथ रखा तो मैंने सर उठाकर देखा तो सामने जफर भाई को देखकर बेख्तियार में इनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। जफर भाई भी अपने ऊपर जब्त किए हुए मुझे हौसला दे रहे थे। अम्मा की बीमारी के बारे में सुनकर जफर भाई ने आनन फानन वहां से टिकट करवाई और यहाँ पर आ गए। लेकिन इस वक्त वो भी मेरे साथ परेशानी के आलम में अस्पताल में बैठे थे और तभी रोते हुए मैंने भाभी के साथ गुजरे हुए हर वाक्य के बारे में इन्हें बता दिया और अम्मा के लिए माफी की दरखास्त करने लगी। जफर भाई, अम्मा ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। मैं इन्हें बहुत समझाती रही और आपको बताने से डरती थी कि कहीं आप अम्मा से खफा ना हो जाए। लेकिन शायद कुदरत को यही मंजूर था और अब अम्मा अपने अंजाम से दूचार हो रही हैं। मैं आपसे सिर्फ एक दरखास्त करती हूँ कि अम्मा को माफ कर दे और इनकी गलतियों को भुला दे। शायद आपके माफ कर देने से अम्मा की हालत बेहतर हो जाए और वो इस मौत और जिंदगी की कश्मकश से बाहर आ जाए। मैंने जफर भाई से इल्तिजाइया अंदाज में कहा तो वो अपने ऊपर जब्त करके हैरत से मेरी तरफ देखकर कहने लगे, अरे छोटी, इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मेरी बीवी इस दुनिया से चली गई, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मुंह मोड़ चुका। तुम खुद सोचो मेरा कितना नुकसान हुआ। और ऐसा सिर्फ अम्मा की हसद और इसकी बेपनाह नफरत और हकारत की वजह से हुआ है। क्या तुम सोच सकती हो अगर अम्मा ऐसा ना करती तो आज हम खुशहाल जिंदगी गुजार रहे होते। मेरे घर के आंगन में मेरा बच्चा मौजूद होता, मेरी बीवी खुश होती है और अम्मा भी आज इस हालत में ना होती। मैं अम्मा की उम्र के लिए पहले ही बुकिंग करवा रखी थी। मैं अम्मा को सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अम्मा ने अपनी जल्दबाजी में सब कुछ बगाड़ के रख दिया। अब तुम चाहती हो कि मैं अम्मा को माफ कर दूं? ऐसे कैसे इन्हें माफ कर दूं? इन्हें, जबकि मेरा दिल अंदर से इन्हें माफ करने की हिम्मत नहीं कर रहा। जफर भाई ने टूटे हुए लहजे में रोते हुए कहा, मैं इन्हें देख कर रह गई। वो सच कह रहे थे। वाकई इनके लिए ये सब कुछ झेलना बहुत मुश्किल है। मैं भी चुपचाप खामोशी से वक्त गुजरने का इंतजार कर रही थी। मुझे इस वक्त का इंतजार था जब अम्मा को होश आ जाता और वो जफर भाई को अपने सामने देखती। तो क्या अम्मा भाई से माफी मांगेगी या फिर अम्मा अपनी ही रवश पे कायम रहेंगी? 12 घंटों से 24 घंटे गुजर चुके थे, अभी तक अम्मा को होश नहीं आया। डॉक्टरों के कहने के मुताबिक अगर इन्हें अगले 8 घंटों में होश ना आया तो फिर इनके कोमा में जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। लेकिन शुक्र है कि अभी 3 घंटे ही गुजरे थे कि अम्मा होश में आ गई और होश में आते ही सबसे पहले उन्होंने जफर भाई को बुलाने का कहा था। हालांकि अम्मा को तो मालूम भी नहीं था कि भाई यहाँ पर है। लेकिन जाने क्या बात थी, शायद इनके अंदर का एहसास नदामत और एहसास जुर्म इन्हें ऐसा करने पे मजबूर कर रहा था। तभी भाई को मैंने हिम्मत देते हुए अम्मा के पास भेजा। मैं इनके साथ साथ ही मौजूद थी।
हालांकि भाई अम्मा से मिलने के लिए नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन मेरे मजबूर करने पे वो चले आए। अम्मा ने भाई को अपनी नजरों के सामने देखा तो बेख्तियार इशारे से इन्हें अपने करीब बुलाया। भाई हिम्मत करके अम्मा के करीब गए तो अम्मा ने भाई के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और आंखों से आंसू बहाने लगी। मैं समझ चुकी थी कि अब ये मकफाती अमल का वक्त शुरू हो चुका है और अम्मा के अंदर एहसास जुर्म जोर पकड़ चुका है। इसी वजह से अब भाई से माफी मांग रही हैं। जबकि भाई जबत से सुर्ख होती आंखों से अम्मा को देखकर कहने लगे, अम्मा आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मुझे वैसे कह देती तो सब कुछ आपके ऊपर न्छावर कर देता, लेकिन आपने सिर्फ खर्चा बचाने के लिए और खुद उम्रे पे जाने के लिए मेरी बीवी के साथ ये सब किया। आप सोचे मैं कैसे आपको माफ कर दूं, जबकि इसके पेट में मेरा बच्चा था। अम्मा कुछ बोलने की कोशिश करने लगी, जबकि भाई कहने लगे, अम्मा आप अब मत बोलें, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं, आप पहले ठीक हो जाए फिर घर जाकर बात करेंगे। लेकिन एक बात जान ले, मैंने पहले आपकी उम्रे की बुकिंग करवा रखी थी और चंद दिनों के बाद आपकी रवानगी थी। ये देखिए, ये आपकी टिकट है। मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था और शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये कहते हुए भाई ने अपनी जेब से अम्मा की टिकट निकाली, जिसे देखकर अम्मा शर्मिंदगी की अथाह गहराइयों में घिर गई और आहिस्ता आवाज में कहने लगी, मुझे माफ कर दो जफर, मैंने वाकई तुम्हारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है। मैंने बिस्मा के साथ बहुत ज्यादती की, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब खत्म हो गया सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। अम्मा ने रोते हुए भाई से कहा तो भाई चुपचाप इन्हें देखते रह गए। अम्मा को अस्पताल में एक हफ्ते दाखिल रहने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और अब अम्मा पहले से काफी बेहतर थी, लेकिन अम्मा के अंदर से ना तो इनका एहसास जुर्म खत्म हो रहा था, ना इनके अंदर से अपने किए की निदामत धुल रही थी। भाई भी बेहद चुपचाप रहते। अम्मा जैसे ही घर आई तो अगले ही दिन भाई अपना बैग तैयार करके अम्मा के पास आए और कहने लगे, अम्मा मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। भाई ने अम्मा की तरफ देखने से गुरेज किया और दरवाजे से ही इन्हें अल्लाह हाफिज कह दिया, जबकि अम्मा बेख्तियार भाई को पुकार बैठी और कहने लगी, जफर तू अपनी माँ को माफ नहीं करेगा। मैंने बहुत गलत किया, लेकिन एक बार सिर्फ मुझे माफ कर दे, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगी। जबकि भाई कहने लगे, अम्मा मैंने आपको माफ कर दिया क्योंकि आप मेरी माँ हैं, लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं अपनी बीवी और बेटी का मुजरम हूँ। अगर मैंने इनका ख्याल किया होता तो इस वक्त यहाँ पे मौजूद होता, तो शायद ये सब कुछ ना होता। मेरी सारी लापरवाही और मैं जानता हूँ मुझे ये पछतावे अब चैन नहीं लेने देंगे। ये कहकर भाई ने खामोशी से अपना बैग उठाया और घर से निकलते चले गए, जबकि पीछे अम्मा आंसू बहाते हुए इन्हें देखती रह गई क्योंकि वो जान गई थी जो कुछ उन्होंने किया वो सही नहीं हो सकता। अब वो कभी बदल नहीं सकता। अम्मा को इन पछतावों के साथ जीना पड़ा और शायद भाई भी अब इन पछतावों के साथ अपनी बाकी जिंदगी गुजारे। जबकि मेरे दिल में एक गहरा मलाल उतरता चला गया। मैं भाई के लिए अफसरदा थी, अम्मा के लिए भी परेशान और भाभी जो इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी, इनके लिए भी मेरे दिल में एक कोना हर वक्त भीगा रहता। क्योंकि सबसे ज्यादा ज्यादती तो भाभी के साथ हुई थी और शायद कुदरत कभी इस ज्यादती के लिए अम्मा को माफ ना करे। अम्मा को इनकी की सजा के तौर पर भाई की नाराजगी का तोहफा मिला। खुद अम्मा भी हर वक्त मुब्तला रहती और इनकी आंखों से नदामत के आंसू बहते रहते। मुझे अपने घर से वहशत होने लगी, लेकिन मैं इस वहशत को दूर नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी माँ ने ये वहशत और सन्नाटे खुद खरीदे थे।